नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ी बैठक हुई है, जहां पर आईजी मनोज सिन्हा ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। जो सुबह के वक्त श्रीनगर राजभवन में होगी ये बैठक, और बैठक में बीएसएफ सीआरपीएफ के अधिकारी होंगे शामिल। वहीं सेना के बड़े अधिकारी भी बैठक में होंगे शामिल, और बैठक में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी लगातार बैठकों का दौर अभी भी जारी है, जहां पर जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ी बैठक होने जा रही है। जो आईजी मनोज सिन्हा ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, जहां सुबह के वक्त श्रीनगर राजभवन में होगी ये बैठक, और बैठक में बीएसएफ सीआरपीएफ के अधिकारी होंगे शामिल। वहीं सेना के बड़े अधिकारी भी बैठक में होंगे शामिल, और बैठक में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से जुड़ी बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर है अमित शाह, जहां कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं हैं शामिल, जहां विभिन्न जनसभाओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, और इस दौरान वे अहमदाबाद, गांधीनगर और आसपास के क्षेत्रों में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं शाह के कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि शनिवार को शाह गांधीनगर निगम के अंतर्गत वावोल और पेथापुर क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ सेक्टर 21 और 22 को जोड़ने वाले एक अंडरपास का उद्घाटन करेंगे। और इसमें यह भी कहा गया है कि शाम को शाह एक नव विकसित झील और जीएमसीएन डाक विभाग की विभिन्न अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद कोलावड़ा गांव में लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। अमित शाह विभिन्न जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे और स्थानीय नेताओं से मुलाकात करेंगे, और उनके दौरे को आगामी चुनावों की तैयारी और क्षेत्रीय विकास को गति देने की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने भारत के बैलिस्टिक मिसाइल नूर खान एयरबेस पर गिरी है। उन्होंने कहा कि हमारी वायुसेना ने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9-10 मई के बीच रात को लगभग 2:30 बजे जनरल सैयद असीम मुनीर ने मुझे सिक्योर लाइन पर कॉल करके बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल नूर खान एयरबेस और कुछ अन्य इलाकों पर गिरी है, जहां हमारी वायुसेना ने अपने देश को बचाने के लिए स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया है, और उन्होंने चीनी लड़ाकू विमानों पर आधुनिक गैजेट और तकनीकी का भी इस्तेमाल किया है। अब खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर 8,180 जरूरतमंदों को 1.53 अरब रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। जहां लखनऊ में सरकार ने 43 दिन में दिलाई है सहायता, जहां प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर ये सहायता दी गई है, जिसमें किडनी के 246 मरीजों को सहायता दी गई है। दरअसल लखनऊ में सरकार ने 43 दिन में 8,180 जरूरतमंदों को 1.53 अरब रुपए की आर्थिक सहायता दिलाई है, और यह सहायता इलाज के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर दी गई है। में सबसे अधिक प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री के पास आए हैं, जहां किडनी के 246 मरीजों को उपचार के लिए सहायता दी गई है, जबकि कैंसर से 875 मरीजों को 21.23 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिली है। और इसके अलावा हृदय रोग से पीड़ित 98 मरीजों को 1.46 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि लखनऊ में सरकार ने 43 दिन में 8,180 जरूरतमंदों को 1.53 अरब रुपए की आर्थिक सहायता दिलाई है, और यह सहायता इलाज के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर दी गई है, जहां सबसे अधिक प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री के पास आए हैं। इनमें किडनी के 246 मरीजों को उपचार के लिए सहायता दी गई, जबकि कैंसर के 875 मरीजों को 21.23 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिली है। और इसके अलावा हृदय रोग से पीड़ित 98 मरीजों को 1.46 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है।
अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां बाराबंकी और अयोध्या के दौरे पर हैं स्वतंत्र देव सिंह, जहां प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होंगे और ऑडिटोरियम जीआईसी में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां पे बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। दरअसल लखनऊ से मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बाराबंकी और अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, जो सुबह के वक्त बाराबंकी के ऑडिटोरियम जीआईसी में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होंगे और इसके बाद दोपहर 1 बजे बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और 3:50 पर ड्रेजिंग कार्य का निरीक्षण करेंगे और शाम 5:15 पर वे अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वे बाढ़ परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है लखनऊ से जुड़ी एक और खबर, जहां लखनऊ के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बाराबंकी और अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, जो सुबह के वक्त बाराबंकी के ऑडिटोरियम जीआईसी में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होंगे और इसके बाद दोपहर 1 बजे बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और 3:50 पर ड्रेजिंग कार्य का निरीक्षण करेंगे और शाम 5:15 पर वे अयोध्या पहुंचेंगे, जहां बाढ़ परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सेना के अपमान से जुड़े मामले में तलब किया गया है, जहां सेना को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का राहुल गांधी पर आरोप है। वहीं कोर्ट ने राहुल गांधी को आज पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल सेना के अपमान से जुड़े मामले में लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है और ये मामला उनके एक पूर्व विवादित बयान से जुड़ा हुआ है, जिसमें सेना को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। वहीं कोर्ट ने राहुल गांधी को आज पेश होने का आदेश दिया है और इस पर सुनवाई भी आज ही होगी, जिसमें मामला एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। अब एक अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जब वक्फ संशोधित कानून को चुनौती देने का मामला सामने आया है, जहां पर कुछ नई याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई से किया है इनकार, जो हर कोई चाहता है कि अखबारों में उसका नाम छपे। वहीं सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ की टिप्पणी की है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट 20 मई को लंबित मामले पर करेगा सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां पे वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने का मामले में आज कुछ नई याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया है इनकार, जहां हर कोई चाहता है कि अखबारों में उसका नाम छपे। उसी के साथ बताया जा रहा है कि सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ की टिप्पणी की है, जहां सुप्रीम कोर्ट 20 मई को लंबित मामले पर करेगा सुनवाई। अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने बुलाई है बैठक, जहां पार्टी विधायकों, सांसदों और जिला प्रमुखों की एक अहम बैठक होगी, जिसमें दादर स्थित शिवसेना भवन में आयोजित की जाएगी बैठक। वहीं उद्धव ठाकरे स्वयं बैठक की करेंगी अध्यक्षता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर उद्धव ठाकरे की एक अहम बैठक आज बुलाई है, जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने एक बैठक बुलाई है, जहां पार्टी विधायकों, सांसदों और जिला प्रमुखों की एक अहम बैठक होगी, जो दादर स्थित शिवसेना भवन में आयोजित की जाएगी। उद्धव ठाकरे स्वयं बैठक की करेंगी अध्यक्षता। दरअसल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने आज दोपहर 1 बजे पार्टी विधायकों, सांसदों और जिला प्रमुखों की एक अहम बैठक बुलाई है और ये बैठक दादर स्थित शिवसेना भवन में आयोजित की जाएगी और इसको लेकर माना जा रहा है कि बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति, संगठनात्मक मजबूती और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। उद्धव ठाकरे स्वयं बैठक की अध्यक्षता करेंगे और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे। पार्टी के भीतर समन्वय बढ़ाने और मैदान में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के उद्देश्य से इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब खबर झांसी से है, जहां गोरखपुर के लोगों को बस में बनाया गया है बंधक, जहां ऑटो चालकों ने लोगों को बस माफियाओं के हवाले किया है और बताया जा रहा है कि रात 12 बजे के बाद गिरोह सक्रिय होता है। दरअसल झांसी के स्टेशन रोड बेतवा क्लब के पास गोरखपुर के लोगों को बस में बंधक बनाया गया, जहां स्टेशन से लाकर ऑटो चालकों ने उन्हें बस माफिया के हवाले कर दिया।
वहीं यात्रियों ने विरोध किया तो उन्हें पीटा गया और मनमाने किराए वसूले किए गए। वहीं पर रात 12 बजे के बाद यह गिरोह सक्रिय होता है, जहां आरटीओ के संज्ञान में आने के बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं अवैध बस ऑपरेटरों के मालिकों पर आरटीओ विभाग मेहरबान है। बगलीहार जल विद्युत परियोजना बांध का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें समय बांध से के द्वार बंद कर दिए गए हैं और जल स्तर नियंत्रण कार्यों के तहत ये नीति अपनाई गई है। दरअसल आपको बता दें कि रामबन जम्मू कश्मीर से आई एक वीडियो में चेनाब नदी पर स्थित बगलीहार जल विद्युत परियोजना बांध को दिखाया गया है, जहां इस समय बांध के सभी द्वार बंद हैं। यह स्थिति जल स्तर नियंत्रण और रखरखाव कार्यों के तहत अपनाई गई है। में अधिकारियों के अनुसार पानी का बहाव नियंत्रित किया जा रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। वह स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। विज्ञान के इस युग में मानव को जहां कुछ वरदान मिले हैं, वहां कुछ अभिशाप भी मिले हैं और इन्हीं अभिशापों से में एक है प्रदूषण। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने के बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण समस्याएं पैदा हो रही हैं, क्योंकि आज विश्व के अधिकांश देश प्रदूषण के कारण जो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, उसके कारण डूबने के कगार पर आ चुके हैं। उनका सलीब खतरे में आ चुका है। इस समस्या में भारत भी बचा हुआ नहीं है। वहीं भारत में भी समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। कुछ ऐसी ही स्थिति दिल्ली के अन्य क्षेत्रों की भी है। तो आज हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर पॉल्यूशन क्या है और इसके कौन कौन से कारण हैं और इससे बचने के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो हर एक बिंदु को समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में AQI का स्तर, दिल्ली के प्रदूषित इलाके, दिल्ली में वायु गुणवत्ता और जनजीवन पर असर, दिल्ली में AQI और स्वास्थ्य चेतावनी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। कुछ इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। कुछ ऐसी स्थिति दिल्ली के अन्य क्षेत्रों की भी है। बीते दिनों सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 305 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। राजधानी के कई हिस्सों में हालात और भी चिंताजनक रहे, जहां AQI गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के मुताबिक वजीरपुर में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। वहीं मुंडका में 406, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी DTU क्षेत्र में 365 और आनंद विहार में 362 दर्ज किया गया। ये सभी आंकड़े हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट को दिखाते हैं। इससे यहाँ के जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। भारत में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची, भारत में प्रदूषण स्तर का ग्राफ, भारत का वैश्विक प्रदूषण में स्थान, दिल्ली और उत्तर भारत में प्रदूषण स्तर, प्रदूषण के स्वास्थ्य पर प्रभाव। वहीं दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारतीय शहर हैं। 2024 में भारत दुनिया के 5वें सबसे प्रदूषित देश के रूप में स्थित हुआ। वहीं विश्व स्तर पर भारत के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में अधिकांश उत्तर भारत में है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारतीय शहर शामिल है, जिनमें बर्निहाट, दिल्ली, फरीदाबाद, लोनी, गुरुग्राम और मुल्तानपुर शामिल हैं।
दिल्ली में वायु प्रदूषण और कई उत्तर भारतीय शहरों में उच्च प्रदूषण स्तर दिखाई देते हैं, जिसमें से गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, सोनीपत, हापुड़, अमृतसर, गुरुग्राम, बांदा इत्यादि शामिल है। यहाँ की हवा में PM 2.5 और PM 10 अधिक मात्रा में शामिल है। अब अगर प्रदूषण का अर्थ को समझने की कोशिश करें तो आपको बताते चले, प्रदूषण का मतलब है हमारे चारों ओर फैली जो हवा है उसमें असंतुलन का पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य मिलना और ना ही शांत वातावरण। प्रदूषण के प्रकार। वही प्रदूषण के प्रकार की बात करें तो प्रदूषण कई तरह के होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, जो कि मानव जीवन के लिए सबसे जरूरी है और मानव ने ही उसे बर्बाद कर दिया, जिससे लोगों के जीवन को खतरा पैदा हो गया। क्योंकि लोगों का पुराने दौर में जीवन काल 100 साल से अधिक होता था, लेकिन अब इतने विज्ञान के विकास के बाद भी औसत जीवन 55 से 60 साल का होता है। अब एक एक कर इन सभी के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। आपको बता दें, वायु प्रदूषण महानगरों में सबसे अधिक फैला है। वहां 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दूभर हो गया है और ये कण सांस के साथ मनुष्य के फेफड़ों में चले जाते हैं और ऐसे रोगों को जन्म देते हैं जो लोगों की जीवन लीला खत्म कर देती है। यह समस्या वहां अधिक होती है जहां सघन आबादी है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण गंदा होता है। वहीं अगर जल प्रदूषण की बात करें तो आपको बता दें कि जल प्रदूषण, कल कारखानों का दूषित जल अब नदी नालों में मिलता है, जिससे भयंकर जल प्रदूषण पैदा होता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल सब नदी नालों में घुल मिल जाता है, जिससे कई सारी बीमारियां भी पैदा होती है। ध्वनि प्रदूषण। वहीं ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो आपको बता दें कि मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण होना चाहिए, लेकिन आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिल्लाहट, लाउड स्पीकर्स की आवाज ने बहरेपन और तनाव को जन्म दे दिया है और इससे लोग काफी परेशान रहने लगे हैं। प्रदूषण के दुष्परिणाम। इन प्रदूषण के कारण कई सारे दुष्परिणाम भी सामने आते हैं, जिनमें सबसे अहम है वह है जीवन का खतरा, क्योंकि इन प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को इंसान तरस गया। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती है, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब भोपाल गैस कारखानों से गैस का रिसाव हुआ था तो इसी गैस के कारण हजारों लोग मर गए थे, कितने ही अपंग भी हुए थे। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर बारिश होती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक से चलता है। सूखा, बाढ़, ओला प्राकृतिक प्रकोप के कारण भी प्रदूषण ही है। प्रदूषण तो जीवन के लिए खतरा है ही, लेकिन जो इसके कारक है आपको उसे भी जानना चाहिए। आपको बता दें, प्रदूषण के कारण। प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, ऊर्जा उत्पादन करने वाली मशीनें आदि दोषी हैं। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली ना होने से भी प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन इसमें सुधार किया जा सकता है। सुधार के उपाय। अलग अलग प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार हो। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करने के बजाय उसका उपाय सोचना चाहिए। प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए हमें सामूहिक प्रयास की जरूरत है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण, हरियाली का बढ़ावा और प्रदूषण नियंत्रण के सख्त उपाय अपनाने होंगे। इसके साथ ही सरकारी नीतियों में सुधार और जन जागरूकता को बढ़ावा देना भी बेहद जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए भी खतरा बन चुका है।
अब अगर हम अपने कदम नहीं उठाएं तो आने वाली पीढ़ियां इसके दुष्परिणामों को भुगतेंगी और ये वक्त है कार्रवाई का, ताकि हम और हमारा ग्रह सुरक्षित रहे। दिल्ली में AQI का स्तर, दिल्ली के प्रदूषित इलाके, दिल्ली में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।